हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो आप लोग का 21 फरवरी को मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी कहूँगा अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि देखो आप लोग का मैं एग्ज़ाम तो आप लोग का 3 को ख़त्म हो जाएगा। 3 या किसी को 4 को 3 ही को ही तो ख़त्म हो रहा है ना शायद 4 को कितने लोग का ख़त्म होगा। तो आप लोग जितने भी अपने 9th के आपके स्कूल में या कहीं भी आपके कोचिंग में बच्चे थे, उनको आप बोल देना, मेरे चैनल के बारे में बता देना। मैं आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते ही अगला सेशन अगले बच्चों का यानी जो 9 से 10 में आ रहे हैं उनका स्टार्ट करूँगा। तो यार आप बता देना, मैं उनको एकदम अच्छे से चैप्टर वाइज़ सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। देखो आप चैप्टर वाइज़ नहीं पढ़े हो तो आपको परेशानी हो रही है ना, तो आप ऐसा मत करना। आपके जो छोटे भाई हैं जो 9th में पढ़ रहे हैं, उनको बता दोगे तो अभी से वो पढ़ेंगे लगातार, तो एग्ज़ाम में आते-आते उनको परेशानी कुछ नहीं होगी। ठीक है? तो चलो बाकी चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो आप लोग का 21 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? ओके, हमें ऑप्शन दिया है और इसमें से हमें सहअभाज्य संख्याओं का युग्म बताना है। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कहने से क्या मतलब है? मतलब जिनका एचसीएफ 1 हो, सिंपल। वे दो ऐसी संख्याएं वे दो ऐसी संख्याएं जिनका हम लोग एचसीएफ निकाले तो उसका मान 1 हो, वही क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं होती है। तो देखो इसमें साफ साफ यहाँ पे ये सेकेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है 18-25, क्योंकि 18 का गुणनखंड क्या होता है? छत्रीय 18, यानी 2 तिया 6 और गुणे 3, 2 तिया 6 छत्रीय 18। और आप लोग का 25 का गुणनखंड क्या होता है? 5वां 25। इसमें एक भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो इसमें गुणे 1 यहाँ लिख सकते हैं, गुणे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ कॉमन कुछ नहीं है, मतलब एक दोनों में कॉमन है, तो एक एचसीएफ इसका हो जाएगा। और इन सब में आप निकालोगे तो एक के अलावा दूसरा भी आएगा। तो जिनका एचसीएफ 1 होता है वही क्या होता है? सहभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप मतलब पढ़े हो तो आसानी से इसको डायरेक्टली देखकर ही आप लगा दोगे, नहीं तो आपको सबको टेस्टिंग करना पड़ेगा। क्लियर? चलो हम लोग सेकेंड प्रश्न कर लेते हैं। सेकेंड प्रश्न क्या है? आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ओके, यहाँ पे देखो किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, कोई भी हम लोग का एक धनात्मक पूर्णांक p है, वो कुछ भी हो सकता है। जो p है, जो धनात्मक पूर्णांक, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए कह रहा है कि जो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो किस प्रारूप में होगा? इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बारी बारी से सबको चेक कर लेते हैं। तो देखो अगर हम p+1 में ले, अगर p+1 टाइप में ले, मतलब p के जगह हम लोग कुछ भी रखें 2 3 4 5, तो क्या वो हमेशा एक विषम पूर्णांक के रूप में आएगा? तो अगर यहाँ p के जगह हम लोग 2 लेते हैं तो 2 1 3, यहाँ चलो विषम आ रहा है, लेकिन 3 लेंगे तो 3 1 4, यहाँ तो सम आ जा रहा है। तो ये हम लोग का हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक का ये रूप नहीं होगा। उसी प्रकार अगर इसको चेक कर लेते हैं तो 2 और p है, तो यानी गुणे p के जगह पे अब हम लोग 2 रखते हैं तो ये 4, पहला ही हम लोग का सम आ गया, यानी ये भी विषम टाइप का नहीं हो सकता। अब इसको चेक कर लेते हैं, 2p+1 है। तो यहाँ 1 मिनट मैं दूसरा पेज ले लूँ क्या? ये इस पे ज़्यादा ये गड़बड़ हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2p+1 है, तो इसके जगह पे p के जगह पे हम लोग कुछ भी संख्या 1 2 3 4 कुछ भी रखकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो हम लोग का 2 दूना का 4 + 1 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, विषम आ रहा है। 3 रख लेते हैं, 2 गुणे 3+1, तो 3 दूना का 6 1 7, विषम आ रहा है। अगर 1 रखते हैं तो 2 कम 2 1 3, ठीक है। अगर 5 रखते हैं तो 5 दूना का 10 1 11, देखो हमेशा ये विषम ही आ रहा है। तो इसका मतलब कि यह हो सकता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक p के लिए यह जो है हमेशा एक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन कर रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का प्रारूप होगा या रूप होगा, तो ये वाला हो सकता है। बिल्कुल क्लियर, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इधर, सेकंड भी हो गया सॉल्व, इधर हम लोग आ जाते हैं। उससे पहले 1 मिनट थोड़ा मैं पेज ले लेता हूँ, नहीं तो ये सब गड़बड़ हो रहा है। 1 मिनट। ओके, चलो हम लोग सेकेंड के बाद हम लोग इधर जो थर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 मिनट इसको थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है हम लोग का ये थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो यह क्या क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का
गुणनफल है। ओके, यहाँ पे मूलों का गुणनफल, तो आप द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे। यहाँ थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, अच्छा दिखाई देगा आपको। मूलों का गुणनफल आपने पढ़ा होगा कि जो द्विघात समीकरण में मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा, सबसे पहले तो योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल जो होता है वो सी बटा ए होता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग का क्या है, 3x² माइनस 4x है। एक द्विघात समीकरण किस टाइप की होती है, ax² प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, bx प्लस माइनस यहाँ पे c। हम लोग सामान्यतः ax² प्लस bx प्लस c बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक जगह पे हम लोग का क्या है, एक जगह पे 3 है, और यहाँ पे देखो b के जगह पे हम लोग का -4 है, ठीक, चिन्ह सहित लेते हैं, और c के जगह पे कुछ नहीं है, इसका मतलब c के जगह पे 0 है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग का मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल हम लोग का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। तो सी का मान कुछ नहीं है, 0 है, और बटे ए का मान 3 है, तो 0/3 यानी हम लोग का 0 हो जाएगा मूलों का गुणनफल। तो हम लोग का ये बी वाला मतलब जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऐसे भी यहाँ मतलब आपको एक जैसे द्विघात समीकरण एक दे दे और मूलों का गुणनफल या योग पूछे, तो आप इस फार्मूले का ही उपयोग करना। अब काफ़ी सारे लड़के जिनको मालूम नहीं होगा, इसका गुणनखंड करेंगे और फिर जो दो मान आएगा उसको आपस में जोड़ेंगे या गुणा करेंगे, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आपका बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर। तो वैसे नहीं करना है, इस फार्मूले का यूज करना है। चलो आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती है। ओके, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। संगत कोण बराबर हो, सही बात है। कथन ए तथा बी दोनों, इसका मतलब ये दोनों सही कह रहा था, बिल्कुल हाँ ये राइट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ये राइट। इसका आप लोग सी पे, आप लोग का चौथे का आप लोग का जो सी होगा उसका आप लोग गोला भर दोगे, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों सही है और दोनों को अपने आप में ये इंक्लूड कर रहा है। चलो अगला प्रश्न है हम लोग का 5 नंबर, क्या है कि कॉस 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश माइनस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश का मान है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मल लड़के होंगे वो क्या करेंगे कि इसमें कॉस 60 अंश का मान रखेंगे, कॉस 30 अंश का मान रखेंगे, फिर माइनस साइन 60 अंश का और फिर साइन 30 अंश का मान रखेंगे सब, और हल करेंगे। लंबा प्रोसेस काफ़ी चला जाएगा वो। और सिंपल जिनको अच्छे से फार्मूला याद है, सारी चीज़ें याद है, यहाँ से सिंपल ये कॉस क्या है, a प्लस बी का फार्मूला है। कॉस a प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस a प्लस बी बराबर होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो यहाँ पे ए के जगह पे हम लोग का 60 है और बी के जगह पे 30 है, यहाँ पे बी के जगह पे 30 है। तो आप लोग देख सकते हो कॉस ए प्लस बी अगर निकाला जाए यानी कॉस 60 प्लस 30, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस ए यानी कॉस 60, कॉस बी यानी कॉस 30, और माइनस साइन ए यानी साइन ए के जगह पे 60 और इंटू साइन बी यानी 60 साइन 30। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका कॉस 60 प्लस 30 के बराबर हो जाएगा, और 60 30 कितना हो जाएगा 90, यानी कॉस 90 हो जाएगा। और कास 90 अंश का मान आप सब लोग जानते हो यार, कास 90 अंश का मान कितना होता है, और सिंपल कॉस 90 अंश का मान आपका 0 होता है। आप 0 पर ट्रिक लगा दो, यहाँ काम खत्म, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ, अगर आपको फार्मूला मतलब मालूम है तो। चलो अगला हम लोग 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 और 0,-8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ओके, हम लोग के दो बिंदु मान लो ये हैं, ठीक है। इसका निर्देशांक -8,0 है और इसका 0,-8 है। कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग सब इसका फार्मूला जानते हो यार, एक मिनट, इसका फार्मूला इसको थोड़ा मैं साइड में रखता हूँ। सबसे पहले तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब इसका फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपन में 2, ये आप लोग का x वाला देगा, और कामा y1 प्लस y2 अपन में 2, ये होता है। तो यहाँ x1 क्या है, ये हम लोग का ये x1 है, तो -8 प्लस x2 0 और बट्टे में 2, और कामा y1, तो y1 हम लोग का 0 और प्लस y2, तो देखो प्लस हम लोग का y2 है, तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, -8 और बट्टे में हम लोग का क्या हो जाएगा 2। तो इससे ये जुड़ेगा तो ये -4 आ जाएगा, और इससे ये क्या होगा, यहाँ से भी -4 आ जाएगा, यानी वो बिंदु जो मध्य बिंदु होगा वो -4, -4 होगा, सिंपल। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग का 7वां प्रश्न देख सकते हो, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब देखो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, यहाँ 7वां प्रश्न।
7वां प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा इक्वल टू क्वेश्चन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 cos 3 थीटा बराबर हमें 1 दिया है, तो यहाँ से cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो इधर गुणा में है तो इधर आकर बट्टे में हो जाएगा। अब देखो cos 3 थीटा इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे देखो 1/2 cos में किस चीज़ का मान होता है, क्योंकि हमें थीटा का मान याद करें तो cos को कटाना पड़ेगा। तो 1/2 आप बताओ, आप मतलब ये तो आपको याद होना चाहिए भाई, cos 60 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो 1/2 की जगह हम लोग cos 60 अंश लिख सकते हैं, और ये cos से cos कट जाएगा, यानी यहाँ से अब 3 थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा। तो थीटा बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 60/3, ये 3 इधर आएगा, इधर गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, यानी 3 गुणा 6 यानी 20 अंश। थीटा बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा, 20 अंश। तो हम लोग का थीटा बराबर 20 अंश, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल, यानी वही आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग भाई वृत्त का हम लोग का क्या है, यहाँ पे एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल हमें बोल रहा है कि इतना है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग बेलन के बारे में जानते हैं कि बेलन के हमें मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वही क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, और आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। देखो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है उसका तो फार्मूला 2πr/h होता है, और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2πr/h कोष्ठ में r+h होता है। लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यहाँ देखो बेलन के लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल इतना दिया है, तो आधार से मतलब है, तो आधार का क्षेत्रफल चूंकि यह बेलन है, ठीक है, यहाँ पे देखो बेलन तो ये नीचे गोला टाइप का होता है, यानी बेलन का ये नीचा वाला जो आधार का क्षेत्रफल है वो गोले के क्षेत्रफल के बराबर यानी πr² के बराबर होता है। ठीक, तो हमें यहाँ लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल वो दिया है, यानी πr² जो फार्मूला होता है वो मतलब बराबर हमें दिया है कि उस कितना है 9 पाई के वो बराबर है, तो उसके आधार पर व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ कटा पिटा कर ये पाई से पाई कट जाएगा, और r² बराबर 9 हो जाएगा, तो r बराबर यहाँ से करनी में 9, यानी r बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी हम लोग की त्रिज्या निकल गई। अब व्यास भाई, तो ये वृत्त हो, नीचे वृत्त टाइप का होता है, तो वृत्त की त्रिज्या 3 हो गई, तो व्यास इसका दोगुना हो जाएगा, तो गुणे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, चलो ये हम लोग का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। ओके, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें 8 सेंटीमीटर दिया है, कह रहा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त की, यानी इसकी हमें त्रिज्या कितना दिया है, हमें त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके अंतर्गत हम लोग का मान लो ऐसे एक वर्ग, ये हम लोग का वर्ग मान लो यही तो हो, इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाला यही तो वर्ग होगा, इसके अंतर्गत ये वाला होगा। ठीक, तो इसके अंतर्गत ये जो खींचा गया वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो यहाँ से चूंकि हम लोग का ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या केवल ये वृत्त की हमें मालूम है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक ये चीज़ें मैं मिलाता हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चीज़, ये हम लोग का ये वर्ग का हम लोग का क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा, ये वर्ग का हम लोग का विकर्ण हो जाएगा। और साथ में ये वर्ग के विकर्ण के साथ साथ देखो यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का व्यास भी हो जाएगा। तो ये जो वर्ग का ये जो विकर्ण होगा, ये साथ साथ विकर्ण तो है ही वर्ग का, ये वर्ग जो है इसका विकर्ण तो है ही, साथ में हम लोग की जो वृत्त है उसकी हम लोग का क्या है, व्यास भी है। क्लियर, क्योंकि आप जानते हो जैसे वृत्त का मतलब ये पूरा केंद्र से होता हुआ एक परिधि से दूसरे परिधि तक जो रेखा जाती है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो यहाँ से देखो ये हमें एक तरह से व्यास मालूम है इस वर्ग का, तो व्यास के माध्यम से हम लोग का अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अगर हमें हम लोग का विकर्ण मालूम है तो विकर्ण मालूम हो, तो यहाँ विकर्ण मालूम है चूंकि इस वर्ग का, तो वो क्या होता है, वो होता है आप लोग का
क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 9 है। हाँ, वो होता है हम लोग का विकर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर अपान में 2। और चूंकि हम लोग का विकर्ण कितना हो जाएगा, चूंकि त्रिज्या ये 8 है, तो हम लोग का मतलब ये जो पूरा व्यास होगा वो कितना होगा, 8 दूना का 16 हो जाएगा। तो ये वाला ये भी हम लोग का व्यास ये 16 होगा। ठीक, तो चलो ये 16 का वर्ग अपान में 2। तो ये हम लोग का 16 गुणे 16 वर्ग मीन्स 2 बार और बट्टे में 2, 2 8 16, और ये 16 से इसमें गुणा होगा। तो 16 8 कितना हो जाए, 8 6 48 के 8, 8 एकम 8, 4 12, यानी 128 वर्ग सेंटीमीटर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। तो हम लोग का इसमें 128, ये देखो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब चलो इधर हम लोग आ जाते हैं। इधर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ओके, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो सबसे पहले तो हम लोग की 1 से 15 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी है, तो वो है 2, उसके बाद क्या है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ठीक, अब देखो हमें समांतर माध्य पूछ रहा है, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य x बराबर आपने पढ़ा होगा समेशन एफ एक्स बाई एफ, ऐसा पढ़ा होगा। यानी जो संख्या है उनका योग बट्टे में संख्या, तो इन संख्याओं का योग हम लोग कर लेते हैं पूरा का पूरा, और बट्टे में इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो उससे हम लोग भाग दे देंगे। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं, चलो 4 2 6 और 6 6 12, 12 8 20 और 20 10 30, 30 और 30 और मान लो ये 10 40। ठीक है, 40 हो गया और इसमें का 2 इसमें बचा, तो हम लोग का 16, यानी हम लोग का 56 हो गया। हाँ 56 हो गया, और ये बटे 7 है तो 7, और 7 से भाग देंगे तो 7 वाड़े 56। इसका मतलब कि हम लोग का 8 आ जाएगा समांतर माध्य, यानी ये वाला बी वाला हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान होगा। अब देखो यहाँ पे कोई संख्या रहती है, आप लोग जानते हो कि मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c टाइप का होता है, जहाँ ये c एक अचर पद एक संख्या होती है यहाँ पे, लेकिन इसको गायब कर दिया, इसके जगह पे के रख दिया है और ये बराबर 0 के बराबर कर दिया, और बोल रहा है कि इसके मूल समान है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो दो हल निकलते हैं वो आपस में बराबर है। तो हमें क्या करें, तो इस के का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने विविधकर में पढ़ा होगा कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो विविधकर, आपने डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं आपने देखा होगा, तो उसके क्या होते हैं, मूल अगर बराबर होते हैं तो जो विविधकर होता है वो 0 के बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा। तो हम लोग का यहाँ पे मूल समान है, कह रहा है ना कि मूल समान है, यहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोग का विविधकर क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा, और विविधकर d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, और यह किसके बराबर होगा, 0 के। अब देखो हम लोग का विविधकर b², तो इसमें b क्या है, ये है b, और b² माइनस 4ac है, तो b माइनस 6, तो -6 का वर्ग तो 6 का 36, तो b के जगह पे 36 माइनस 4a, तो a के जगह पे हम लोग का 3 है तो गुणे 3, और गुणे c के जगह पे हम लोग का क्या है, k है, तो गुणे k हो जाएगा, और ये बराबर 0 है तो 0। अब देखो 36 माइनस 4 3 12 और ये k, यानी 12k हो जाएगा, ये बराबर 0। यानी हम लोग का देखो ये माइनस से तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी 36 बराबर हम लोग का 12k हो जाएगा। तो यहाँ से k बराबर ये 12 इधर आकर बट्टे में हो जाएगा, यानी k बराबर 36 बटे में 12, यानी k बराबर 12 3 36, 3 हो गया। k का मान हम लोग का क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम लोगों ने इस प्रकार k का मान निकाल लिया, ये 3, आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो ये हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि आंकड़ों इतना का बहुलक ज्ञात कीजिए। ओके, हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक सिंपल, इसमें जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो वही बहुलक हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हो 10 12 15 10 23 32 17 10 13 15 25, आप लोग देख रहे हो 10 की रिपीटेशन मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा 3 बार है यहाँ पे। इसके बाद 15 भी दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे एक बार 15, यहाँ पे एक बार 15, 2 ही बार है। उसके बाद 25 तो एक ही बार है, 15 2 बार है। ओके 10 ही होगा,
मतलब जिसकी रिपीटेशन कई बार हो वो मतलब बहुलक हो जाएगा। तो ये 10 आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर। हाँ, 12 का थर्ड ऑप्शन आपका क्लियर। चलो इसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। ओके, हमें पूछ रहा है कि ये बिंदु है -6, 8, इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु क्या होता है भाई, मूल बिंदु 0, 0 होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे जो ये मूल बिंदु है यह 0, 0 होता है। तो इस बिंदु से जो हम लोग का -6, 8 है, इधर हम लोग का कहीं -6, 8 पड़ेगा, इधर मान लो यहाँ पे है -6, 8, यहाँ पे कहीं बिंदु यहाँ पे पड़ेगा। तो इसकी दूरी हम लोग का पूछ रहा है। तो सिंपल, दो यहाँ पे एक हम लोग का बिंदु हो गया, यहाँ पे एक बिंदु हो गया, और इनका निर्देशांक हमें पता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग फार्मूला का यूज कर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ पे। तो एक बिंदु है हम लोग का -6, 8, यहाँ पे हम लोग का बिंदु है जिसका निर्देशांक है -6, 8, और यहाँ पे मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। तो इनके बीच की दूरी पूछ रहे हैं, तो दूरी का फार्मूला यूज करो। दूरी का जो फार्मूला होता है अंडर रूट हम लोग का क्या होता है x2 - x1। तो x2 हम लोग का क्या हो जाएगा -6 - x1 यानी 0 होल का वर्ग, x2 - x1 होल का वर्ग प्लस y2। तो y2 हम लोग का 8 माइनस y1, तो y1 हम लोग का 0 होल का वर्ग। सिंपल, अब इसको कर लो। अब ये -6 में से 0 जाएगा, तो -6 और -6 का वर्ग 6 का 36। ठीक, और ये बीच में प्लस 8 में से हम लोग का 0 जाएगा 0, 8 8 64, यानी अंडर रूट 36 + 64 100 हो जाएगा। और 100 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो वो 10 हो जाएगा। यानी हम लोग का दोनों मूल बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 10 होगी। ऐसा एक क्वेश्चन निश्चित है आप लोग के एग्जाम में 100% आना ही आना है। चलो, तो इसको आप लोग ध्यान रखना कैसे आप निकालोगे, मैंने बता दिया। मूल बिंदु 0, 0 हो जाएगा, और ये बिंदु हम लोग का एक दिया रहेगा -6, 8, और सिंपल, तो ये बिंदु मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फार्मूले का उपयोग कर आप ये ज्ञात कर लोगे। आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 14 नंबर, कि मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 अंश है। ओके, मैदान में खड़ी एक कार का, मैदान में खड़ी, मीनार मैंने पढ़ दिया क्या, माफ करना, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, चलो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैदान में खड़ी एक कार, मान लो यहाँ पे कोई कार खड़ी, यहाँ पे मान लो ये कार खड़ी है। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची, ओके, यहाँ पे मान लो 75 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। कह रहा है कि मीनार से इसका अनुमान कोण जो है, इस मान लो यहाँ पे खड़ा है, इसका अनुमान कोण कितना है, मतलब ये अनुमान को यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो ये आप लोग का ये अनुमान कोण होता है, आप लोग जानते हो 30 अंश है। तो ये हम लोग का ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण के अनुसार ये भी 30 अंश हो जाएगा। तो मीनार के आधार से कार की दूरी, ओके, ये दूरी हमें पूछ रहा है, ये वाली दूरी, यानी इसको मैं x मान लेता हूँ। तो कैसे याद करेंगे, यहाँ चूंकि हमें ये थीटा 30 अंश है मालूम, तो tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे लंब बटे आधार का। तो tan हम लोग का tan थीटा का जब पे हम लोग 30 अंश लेंगे, तो चलो tan थीटा बराबर सबसे पहले तो हम लोग का क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक, और tan किसके लिए याद कर रहे हैं, इस थीटा के लिए, तो tan 30 अंश रख लेंगे, और लंब हम लोग का 75 हो जाएगा, बटे में आधार, तो आधार हम लोग को कितना मालूम करना है, तो इसका जो पे मालूम मैं x रख लेता हूँ। और 33 अंश का मान हम लोग का क्या होता है 1/√3 बराबर 75 बटे में x। तो x से इधर गुणा होगा तो x हो जाएगा, और √3 से इधर गुणा होगा तो 75√3, यानी हम लोग का जो दूरी होगा यहाँ से मीनार से कार की, वो क्या होगी 75√x होगी। तो 75√x, देखो सॉरी 75√x मैं बोल रहा हूँ 75√3, ये 75√3, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलो 14 नंबर भी हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग 15 नंबर करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा गला बोल रहा है कि थोड़ा पानी पी लो, तो थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट, तब तक आप इस क्वेश्चन को करो। ओके, चलो थोड़ा इस पेज को भी मैं साइड रख देता हूँ, गंदा हो गया है काफ़ी। इस पेज को हम लोग ले लेते हैं। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त में, ठीक है, त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। चलो मस्त क्वेश्चन है। अर्धवृत्त सबसे पहले तो क्या है, त्रिज्या आर का एक अर्धवृत्त है,
तो ये एक त्रिज्या हो गई, मान लो एक ये त्रिज्या हो गई, इस त्रिज्या का एक अर्धवृत्त है यहाँ पे, ठीक, ये केंद्र है मान लो, ठीक है, ये बीच में O, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या है, मान लो R है, ये हम लोग का अर्धवृत्त हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये व्यास हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा, जिसका एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, कुछ इस प्रकार होगा, यही तो सबसे बड़ा हम लोग का होगा। इससे बड़ा तो कोई त्रिभुज होगा नहीं, इसका हम लोग ए नाम रख देते हैं, इसको बी, इसको सी, इससे बड़ा तो खींचा नहीं जा सकता है। तो यही कह रहा है कि एक त्रिज्या आर का क्या है, अर्धवृत्त है, और इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें यही पूछ रहा है। तो हमने ये खींच दिया त्रिभुज, अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखो हम लोग का ये आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी ये भी आर होगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है। अगर इस पर मैं यहाँ पे लंब डालता हूँ तो यहाँ देखो केंद्र से ये हम लोग का ये जो जा रहा था अर्धवृत्त, उस पर ये जा रहा है, तो ये इसका मतलब ये भी त्रिज्या होगी, ये भी आर होगी। तो यहाँ से देखो हम लोग का सीधे सीधे ये लंब हम लोग का मालूम चल रहा है, तो हम लोग का ये पूरा पूरा जो त्रिभुज हो जाएगा, इस त्रिभुज का हम लोग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 फार्मूला के अनुसार आधार गुणे लंब। तो आधार क्या है, हम लोग का आधार ये पूरा आधार है यहाँ से यहाँ तक, तो आर आर मिलकर 2r हो जाएगा यहाँ तक आधार, तो 2r यानी आधार गुणे लंब, लंब क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आर, ठीक, 2 से 2 खत्म, आर आर गुणा होकर r² आंसर हम लोग का आ जाएगा। ये ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, एक बार इसका ज्ञात करो और एक बार इसका ज्ञात करो और फिर जोड़ दो। तो चलो उस तरह से भी देख लेते हैं। जैसे AOC का हम लोग सबसे पहले ज्ञात करते हैं, तो 1/2 गुणे आधार, तो इसका आधार हम लोग का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और गुणे लंब, तो इसका लंब हम लोग का ये आर हो जाएगा, आर, तो ये हम लोग का आर आर गुणा होकर क्या हो जाएगा, r²/2 हो जाएगा। यही तो होगा ना, हाँ यही होगा। अब देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी वही हम लोग का r²/2 प्राप्त होगा, इसका क्षेत्रफल r²/2, इसका क्षेत्रफल r²/2, तो इस पूरे का क्षेत्रफल हम लोग क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये r² मिलकर 2r² हो जाएगा, और ये /2 है तो वो /2 ही रहेगा, तो ये कटेगा तो वही r², इस तरह से भी आएगा वही सिंपल, तो ये r² इसका आंसर हो जाएगा। चलो ये क्लियर। अब चलो हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद हम लोग के और 4 क्वेश्चन बचेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में हम लोग क्या बोल रहा है कि रेखा AD, जो रेखा ये AD है, ये BAC का अर्धक है, रेखा है, ओके, मतलब इसको इस ये जो कोण है ना, इसको अर्धक कर रही है, आधे में से काट रही है। यदि AB बराबर 6, ये AB का मान हमें 6 दे दिया है, तथा AC बराबर 5, ओके, AC का मान हमें 5 सेंटीमीटर दे दिया है, तो क्या पूछ रहा है, BD संबंधे DC यानी वही बट्टे DC इक्वल टू हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा एक इसका फार्मूला है, चूंकि ये समद्विभाजित यहाँ पे कर रहा है, तो हम लोग का एक कोण समद्विभाजक प्रमेय होता है। क्या होता है, कोण समद्विभाजक प्रमेय होता है। वो क्या होता है, AB बटे में हम लोग का ये DB या BD कुछ भी बोल लो, AB बटे में BD बराबर होता है इसके AC बटे में CD के, AC बटे में CD के, सिंपल। तो यहाँ से हमें इसी प्रमेय के अनुसार हम लोग का क्या मालूम करना है, BD बटा में DC। तो यहाँ पे देखो BD यहाँ पे हम लोग का, और CD या DC यहाँ पे है नीचे, तो इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, तो AB और AC को हम लोग इधर लाएंगे, तो ये इधर आकर बट्टा हो जाएगा AC, और बराबर ये BD उधर जाएगा, तो हम लोग का BD हो जाएगा, और बटे में ये CD है, इसको हम लोग DC भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे DC लिखा हुआ है, तो चलो उसी तरह लिख लेता हूँ। तो हम लोग का ये BD बटे में DC हो गया, और इधर AB बटे में AC हो गया। अब AB का मान हमें दिया है, AB का मान कितना दिया है, 5 नहीं, AB का मान हम लोग का 6 दिया है, तो 6 और बटे में हम लोग का AC का मान हम लोग का 5, यानी बटे में 5, यानी हम लोग का ये बराबर है किसके, BD बटे में DC के, यानी BD बटे में DC हम लोग का 6/5 यानी 6:5 का अनुपात आ गया। क्लियर, हम लोग का BD बटे में DC यानी इन दोनों में अनुपात ज्ञात करना था, BD संबंधे DC, और वो आ गया हम लोग का 6:5, तो 6:5, ये फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, सिंपल।
चलो ये भी हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब चलो इधर आ जाते हैं, 16 के बाद हम लोग इधर 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि 15, 18, 24 का HCF। ओके, 15, 18, 24 का हमें लसा LCM ज्ञात करना है, HCF नहीं। तो सिंपल है भाई, चलो इसका देख ही लेते हैं। 15, 18 और 24 इसका लसा ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग ज्ञात करते हैं इसको ऐसे। सबसे पहले 2 से कटाते हैं, 2 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा तो 9, ये कटेगा तो 12। फिर 2 से ये 15, ये 9, गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं, 2 छक्का 12। फिर 2 से ये 15, ये 9, ये 3। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, तो 3 5 15, 3 का 9, 3 कम 3। फिर 3 से तो ये 5 का 5, 3 कम 3, ये 1 का 1, ठीक। फिर हम लोग का 5 से, तो 5 कम 5, 1 1 सब आ गया। अब देखो इनका गुणा करते हैं, तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 3 का 24 और 5 3 15, यानी 24 गुणे 15, 15 चौका 60 का शून्य हासिल लगा 6, 15 दूना का 30 6 36, यानी 360 हम लोग का लसा हो जाएगा LCM 360। ये वाला हम लोग का ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसका गुणनखंड जैसे इसका 15 तो 5 3 15, यानी 3 5 15 और 18 और 24 तरह गुणनखंड निकाल कर भी HCF आप लोग निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो, आपका मन। चलो उसके बाद हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर k² तथा x प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। ओके, यहाँ पे हमें अनेक हल की बात कर रहे हैं। दो हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया है। फर्स्ट हम लोग का दिया है kx प्लस वाई बराबर हम लोग का k²। ओके, और सेकेंड दिया हम लोग का ये हम लोग का x प्लस के वाई बराबर 1। अब देखो अनेक हल के लिए होता क्या है, अनेक हल के लिए हम लोग का एक शर्त होता है, आप सब लोग जानते हो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखो A1 बट्टे में A2 बराबर होता है B1/B2 के, और फिर यह बराबर होता है C1/C2 के। अनेक हल की शर्त का ये एक तरह से फार्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग का A1 क्या है, ये K हम लोग का यहाँ पे A1 है, यहाँ पे हम लोग का आगे कुछ नहीं, y का कुछ गुणांक नहीं है, मतलब A2 के जगह पे 1 है, और ये हम लोग का स्थिर है तो ये C है। और यहाँ पे हम लोग का x का गुणांक 1 कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग का A2 क्या है 1 है, और यहाँ पे y का गुणांक k है, तो यहाँ पे हम लोग का B2 है ये, और यहाँ पे ये C है। तो A1/A2, तो A1 के जगह पे हम लोग का देखो k, और बट्टे में A2 के जगह पे यहाँ पे 1, सिंपल, ठीक। अब देखो ये बराबर है B1/B2 के, तो B1 की जगह पे 1 बटे में B2 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे ये k, तो ये हम लोग का k, और ये बराबर होगा C1/C2। तो C1 क्या है हम लोग का k², और बटे में हम लोग का ये C2, तो C2 क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग इनमें से, चूँकि ये तीनों आपस में बराबर है, तो कोई भी दो लेकर, इसी दो को लेकर हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग लेकर हल करेंगे, तो ये देखो इधर ये गुणा होगा तो k² बराबर, ये इधर गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो k बराबर ये अंडर रूट में 1 हो जाएगा, और ये बाहर k निकलेगा तो ये +-1 हो जाएगा, यानी k का मान हम लोग का +-1 होगा। देखो कोई भी संख्या रूट से निकलती है ना, जैसे 25 भी निकल देगी 5, तो ये 5 +- होता है। हम लोग सिंपल ऐसे तो हम लोग 5 लिख देते हैं, लेकिन इसके 2 मान होते हैं। चलो तो ये k का मान +-1 होगा। यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन में यहाँ पे देखो +-1 दिया है, ये 1 नहीं होगा, ये ऐसा नहीं, काफ़ी सारे लड़के 1 बाहर निकला तो 1, और इस पे लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, ये होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो 18 नंबर भी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि समीकरण 2x² - x - 1 बराबर 0 के मूल होंगे। ओके, हमें ये एक मतलब द्विघात समीकरण दी हुई है, इसके मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने का मतलब कि सिंपल, इसका आप लोग गुणनखंड करो, ठीक है। गुणनखंड नहीं करना चाहते हो तो यहाँ जो मूल दिए हुए हैं उनको बारी बारी से रखो और 0 के बराबर करो। तो जैसे 1 को हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 1 हम 2, और यहाँ पे 1 रखते हैं x की जगह तो -1, और ये -1 पहले से यानी 0, ठीक है। 1 को रखने पे 0, तो 1 तो मूल हम लोग का 1 हो गया, और 1/2 को यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 हम लोग का ये होगा 2 गुणे 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4, और माइनस ये x की जगह पे 1/2 और -1, ये बराबर 0 के बराबर आना चाहिए। तो 2 दूना 4, यानी 1/2 1/2 ये कट गया, -1 बच गया। इसका मतलब ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर हम लोग -1 रखते हैं x की जगह तो 2, और x की जगह यहाँ पे x² है, -1 रखेंगे तो स्क्वायर होकर 1 ही हो जाएगा, और
यहाँ पे देखो माइनस एक्स है और -1 तो हम लोग का +1 हो जाएगा, ठीक है। और -1 पहले से यहाँ पे है और ये बराबर 0। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये भी गड़बड़ आ रहा है क्या, 2 एकम 2 और देखो ये हम लोग का 3 हो जाएगा, 3 - 1 ये तो 2 के बराबर आ जा रहा है। हमने सही किया है कैलकुलेशन, मुझे नहीं लग रहा है कि हमने सही किया है। रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ कहीं हम लोग कर लेते हैं। हाँ यार इसको थोड़ा मोड़ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं, क्योंकि यार इसको मैंने देखा इसका यही तो ऑप्शन होगा, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। देखो 2x² - x - 1 बराबर 0 है। हम लोग -1 रखते हैं x के जगह, तो 2 - 1 होल का स्क्वायर और माइनस क्वेश्चन में x की जगह हम लोग -1 रखेंगे और ये -1 पहले से है, ये बराबर 0। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस हम लोग का +1 और -1 तो ये कट जाएगा, 2 ही तो आ रहा है यार। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा आप लोग का, तो कौन सा होगा ये हम लोग देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे तो हम लोग हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको भी तो हम लोग देख लेते हैं। जब हम -1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये तो भी तो ये नहीं होगा, इसको भी रखेंगे तो हम लोग, या 1/2 भी इधर हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा 1 और -1/2। क्यों, देखो हम लोग एक बार 1 रखेंगे तो 1 रखे तो हम लोग 0 के बराबर आ जा रहा है, और एक बार हम -1/2 रखते हैं तो -1/2 रखेंगे। यार ये भी नहीं होगा क्या, 1 मिनट, गुणनखंड ही निकालना पड़ेगा क्या। चलो देख लेते हैं। 2x² - x - 1 बराबर 0। अब देखो हम -1/2 रखते हैं, जब हम यहाँ पे रखेंगे -1/2, 2 और x के जगह पे -1/2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर, और माइनस इसके x के जगह पे -1/2 रखेंगे और -1 करेंगे तो ये बराबर 0। अब देखो ये हम लोग का 2 × 1/4 हो जाएगा, और माइनस माइनस से मिलकर +1/2 हो जाएगा, और -1 है तो -1 बराबर 0। 2 दूना का 4, 2 और ये 1/2 1 कट गया, -1 तो बच ही रहा है। क्यों नहीं हो रहा है यार, ये सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो रहा है। चलो इसका थोड़ा मैं, कहीं ना कहीं हम लोग कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं, इसका गुणनखंड ही निकाल देता हूँ, आखिरकार निकालना ही पड़ा। चलो रुक जाओ, एक सादा पेज ले लेता हूँ, तब देखते हैं हम लोग का। 2x² - x - 1 बराबर 0। इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसमें आप सब लोग जानते हो, गुणा करेंगे तो -2x², 2x², इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पे हम लोग का -2x² हो जाए, सॉरी गुणा करने पे -2x² हो जाए और जोड़ने पे -x। तो हम लोग इसको ले लेंगे -2x + x ले लेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो हम लोग का -2x² हो जाएगा, जोड़ेंगे तो -x, ठीक है। और -1 बराबर 0। इसमें हम लोग का क्या कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भाग देंगे तो x और इसमें भाग देंगे तो -1, प्लस यहाँ क्या हम लोग का 1 कॉमन होगा तो x - 1 और ये बराबर हम लोग का 0। अब इन दोनों में कॉमन हम लोग का x - 1, और x - 1 से यहाँ भाग देंगे तो ये हम लोग का 2x बचेगा, और यहाँ भाग देंगे तो ये हम लोग का +1 बचेगा। अब देखो ये बराबर 0, यानी यहाँ से x बराबर हम लोग का 1 आ जाएगा, और 1 हम लोग का मान, यहाँ से हम लोग जब इसको 0 करेंगे बराबर, तो ये उधर जाकर -1 और ये 2 जाकर उधर हम लोग का 2। यार यही तो आ रहा है, 1 और -1/2, 1 और -1/2, यही तो बिल्कुल आ रहा है। तो हम लोग का सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो रहा है। चलो देखो, एग्जाम में आपको जिद पकड़ने की जरूरत नहीं है, कोई सवाल नहीं आ रहा है तो एग्जाम में आपको उसको छोड़कर आगे बढ़ जाना है, लेकिन घर पे लगा रहे हो तो उसको लगा कर ही जाओ, नहीं आ रहा है तो उसको लगाना ही लगाना है। चलो एक बार इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। 2x² - x - 1, 2x² - x - 1 बराबर 0 है। एक बराबर हम 1 इसमें रखते हैं, क्योंकि 1 हम लोग का 1 है तो 1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर, तो हम लोग का यहाँ पे उससे गुणा होगा तो 2 ही हो जाएगा, माइनस इसके जगह पे 1, और ये तो हम लोग का पहले से है बराबर 0, यानी हम लोग का ये कट जा रहा है, ठीक है। 0 बराबर 0, 1 रखने पर तो आ जा रहा है, 1 से सेटिस्फाइड हो जा रहा है, -1/2 से क्यों नहीं हो रहा है, 2 और -1/2 का हम लोग का ये स्क्वायर हो जाएगा, x के जगह पे हम लोग -1/2 रखेंगे तो, और माइनस हम लोग फिर यहाँ पे -1/2 रखेंगे कोष्ट में, ठीक, और हम लोग का -1 रखेंगे और ये बराबर 0। अब देखो इसको हम लोग देखते हैं, 2 गुणे ये 1 में हम लोग का 4 हो जाएगा, क्योंकि -1/2 गुणे -1/2 तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 1/4, और माइनस ये माइनस माइनस मिलकर गुणा होगा, कुछ टूटेगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/2, और ये -1 है तो -1 बराबर 0। अब देखो 2 दूना का 4, यानी 1/2
ओके ये प्लस है ना यार, हम लोग काट दे रहे थे। देखो 1/2 प्लस 1/2, देखो यही होता है ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास में मान लो गलती किसी से भी होती है, इंसान से ही गलती होती है, यहाँ पे फटाक से लड़के बोल देते हैं ऑफलाइन में कि यहाँ पे सर यहाँ पे प्लस है, और लेकिन ऑनलाइन में यही दिक्कत है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग का 1/2 यानी आधा आधा मिलकर 1 हो जाएगा, और ये -1 पहले से है बराबर 0, तो ये फिर ये कट जाएगा, 0 बराबर 0, ये सेटिस्फाइड कर देगा। क्लियर, ये दोनों सेटिस्फाइड ही कर दे रहा था। हम लोग कैलकुलेशन में, मैं बोला कि कहीं ना कहीं हम लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, यही होगा। ठीक, चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। कह रहा है कि एक शंकु तथा बेलन की आधार तथा ऊंचाइयाँ समान है, तब उनके आयतनों का अनुपात होगा। ओके, हमें एक शंकु यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बटे में बेलन का आयतन, हमें बेलन, चलो बेलन का आयतन हम लोग का क्या है, उनकी आधार तथा ऊंचाइयाँ समान है। ओके, आधार तथा ऊंचाइयाँ समान है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है, और बटे में बेलन का आयतन क्या होता है, वो होता है पाई r² h। अब देखो हमें क्या बोल रहा है कि एक शंकु तथा बेलन की आधार, शंकु देखो शंकु में भी नीचे आप लोगों ने देखा होगा ऐसे वृत्ताकार चीज होता है। ठीक, तो ये जो वृत्त की यहाँ पे व्यास है वो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या कह रहा है, एक शंकु तथा बेलन की आधार तथा ऊंचाइयाँ, आधार मतलब ये पूरा व्यास हो जाएगा। और हम लोग का बेलन में भी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे नीचे यहाँ पे हम लोग का व्यास मतलब वृद्धि होता है, तो उसकी हम लोग की यहाँ पे जो व्यास है, दोनों का व्यास बराबर है, तो इसका मतलब दोनों की जो त्रिज्याएँ होंगी वो भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे जो त्रिज्याएँ हैं आपस में बराबर है, और पाई तो पहले से ही बराबर होता है, तो ये पूरा का पूरा ये कट ही जाएगा। और हम लोग का ऊंचाइयाँ तो यहाँ बोल ही रहा है कि ऊंचाइयाँ भी बराबर है, तो ऊंचाइयाँ भी कट जाएगा, यानी हम लोग का बचेगा क्या, ऊपर 1/3 और नीचे होल बटे में ये कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से हम लोग का 1 ऊपर जाएगा, इसका मतलब कुछ नहीं, यानी हम लोग का अनुपात कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 1/3, ये वाला ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस ये हुआ हम लोग का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। काफ़ी मस्त मस्त इसमें क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा। इसी तरह मैं और कई सारे वीडियोज चलाऊंगा जिससे आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन फंसेंगे। देखो मैं धीरे धीरे इन सभी को ऐसे बताया ना, मैं काफ़ी तेज़ी से 20 मिनट में पूरे 20 ये ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता जिससे आपको समझ में ही ना आए। मान लो ये सवाल ऐसा मैं बताया, अब इसके बेस पे थोड़ा सा सवाल को घुमाकर आपको बदल दे और इसको आप समझे होंगे तो आसानी से उसको कर लेंगे। ठीक, तो मेरा यही मोटिव होता है कि जो मैं बताऊं वो आपके मतलब अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, उसको आसानी से आप कर सको। बाकी मैं इसी प्रकार के और क्वेश्चन लाऊंगा, चैनल से आप जुड़े रहो। और अपने जितने भी 9th के, जी हमें दोस्तों 9th से अभी अब 10th में जाएंगे 1 महीने बाद आपके छोटे भाई, उनको चैनल के बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इस बार पूरा पूरा मैथ एकदम अच्छे से और साथ में साइंस अच्छे से एकदम पढ़ाऊंगा, और साथ में कोशिश करूंगा कि हिंदी भी पढ़ा दूँ पूरा का पूरा। क्लियर, चलो इंग्लिश भी सब कुछ पढ़ाऊंगा यार, सब कुछ। क्यों कहोगे कि अकेले किस तरह आप पढ़ा लोगे, तो अकेले इसलिए पढ़ा लूँगा क्योंकि मेरे पास पूरा का पूरा सब नोट्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा मैं मतलब टाइप्ड नोट्स से एकदम बेस्ट नोट्स से एकदम पढ़ा हुआ है मेरे पास। ये मैं पिछले साल से ही बना रहा था, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने। हाँ देखो मैं बहुत पीछे से पढ़ा रहा हूँ। सब ये यूट्यूब पे जितने भी चैनल है ना तुम्हारे, विकास भाई के, विकास मुझसे पढ़ा हुआ, मेरा खुद स्टूडेंट था विकास, मैं 2018 से ही पढ़ा रहा था। बीच में 20 तक पढ़ा है, बीच में मैंने 20 के बाद छोड़ दिया और फिर अब पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे पास नोट्स पढ़े हुए हैं, नोट्स रहता है तो पढ़ाने में आसानी होती है। ठीक है, तो चलो आप 9th के जितने भी बच्चे हैं उनको आप लोग बता देना। क्लियर, मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।